नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आशीष शर्मा। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस केस का नाम है सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। काफ़ी कुछ है इस केस में जानने के लिए, लेकिन हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इस केस को सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के नाम से क्यों जाना जाता है। अब सरला मुद्गल जो थी वो एक एनजीओ को हेड करती थी। ये एनजीओ क्या काम करता था? ये एनजीओ नीडी और डिस्ट्रेस्ड वुमेन के लिए काम करता था। ठीक है, इतना हुआ। अब इस केस की जजमेंट आई थी 10 मई 1995 को। इस केस में जो रिट फाइल हुई थी कुछ है वो 1984 में भी हुई थी, 1986, 87 और 88 में भी हुई थी। 1992 में भी कुछ जो है रिट्स जो वो फाइल हुई थी, और फाइनली जाके इसका जो डिसीजन है वो 10 मई 1995 को आया। इस केस में जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे जो डिस्कस किए गए, उनमें से पहला है कि वेदर अ हिंदू हस्बैंड मैरिड अंडर हिंदू लॉ इज अलाउड टू एम्ब्रेस इस्लाम, एंड देन सेकंड अनदर। और जो दूसरा मुद्दा है वो डिस्कस किया गया था, वेदर द हस्बैंड कैन बी चार्ज अंडर 494 ऑफ आईपीसी। हम अच्छे से देखेंगे कि ये क्या है। पहला जो मुद्दा था वो है, क्या एक हिंदू पति जिसने हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग शादी की गई है वो इस्लाम कबूल करके दूसरी शादी कर सकता है कि नहीं, या फिर उसको चार्ज किया जा सकता है अंडर सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी। ये जजमेंट जो है वो दो जजेस की बेंच ने दी थी, और उन जजेस का नाम है जस्टिस कुलदीप सिंह एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस RM सहाय, जस्टिस सहाय। ये दो जजेस की बेंच बैठी थी इस केस की सुनवाई के लिए, और काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे इसमें डिस्कस हुए थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें डिस्कस हुई थी वो ये थी, नीड ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द कंट्री। एक एंटायर सिंगल लॉ जिसके थ्रू गवर्न किया जाएगा पूरे भारत के लोगों को, एक सिविल कोड जो है वो लाया जाएगा, इसकी आवश्यकता इस केस ने महसूस करवाई थी। अभी हाल ही में भी कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो है इम्पोर्टेंस दिखाई दे रही है। तो आइए देखते हैं कुछ केसेस। सबसे पहले हम देखेंगे मीना माथुर के केस को। मीना माथुर जो थी उनकी शादी हुई थी जितेंद्र माथुर से इन 1988, और कुछ दिनों बाद उन्हें यह पता लगता है कि जितेंद्र माथुर जो हैं वो कन्वर्ट हो चुके हैं, उन्होंने इस्लामिज्म को कबूल कर लिया है और एक दूसरी शादी भी कर ली है। उन लोगों ने जो दूसरी शादी की जितेंद्र माथुर ने, वो सुनीता नरूला से की, एलियास फातिमा उर्फ फातिमा। फातिमा उनका दूसरा नाम था सुनीता नरूला का, जिससे जितेंद्र माथुर ने दूसरी शादी की थी। मीना माथुर ने एक कंप्लेंट फाइल की अपने पति के खिलाफ, जिसमें उन्होंने ये लिखवाया कि उनके पति जो है इस्लाम कबूल कर चुके हैं, वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि उनको दूसरी शादी करने को मिल चुके, क्योंकि इस्लाम में ऐसा प्रोविज़न है कि 4-4 शादियां की जा सकती हैं। और उन्होंने इस बात की गुहार लगाई कि सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी के अंडर उनको सरकमवेंट किया जाए, उनके पति को। अब इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, सुनीता जो कि फातिमा के नाम से भी जानी जाती हैं, उन्होंने भी एक रिट पिटीशन फाइल कर दी, और वो रिट पिटीशन जो थी 47 ऑफ 1990, 1990 में सुनीता एलियास फातिमा ने भी रिट फाइल कर दी, और इसमें उन्होंने बोला कि अब उनके पति जितेंद्र माथुर जो है वो उनको डाइवोर्स देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी एक शादी की थी, और अब जितेंद्र माथुर से जो है उनको जो लड़का हुआ उनका वे क्या करें और वो कहाँ जाए। ऐसा एक उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की 1990 में। अगला केस हम देखते हैं गीता रानी। गीता रानी जो है इन्होंने भी एक रिट पिटीशन फाइल की 424 ऑफ 1992। अब गीता रानी क्या है, गीता रानी की शादी हुई थी प्रदीप कुमार से। प्रदीप कुमार जो है फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस का शिकार वो बनी प्रदीप कुमार से, और उसके बाद उनको पता लगा कि उनके पति प्रदीप कुमार हैं, उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया और दूसरी शादी कर ली। इन्होंने ये केस जो है 1992 में फाइल किया, और 1991 में इनकी शादी हुई थी।
सुष्मिता घोष का भी एक बहुत ही ट्रेजिटिक केस हमें देखने को मिलता है। इसमें इन्होंने 519 रिट पिटीशन फाइल की थी 1992 की। इनकी शादी जो है वो जीसी घोष से हुई थी हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 10 मई 1984 को। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब जब 20 अप्रैल 1992 को उनके पति उनसे बोलते हैं कि उन्हें उनके साथ नहीं रहना और वो तलाक चाहते हैं। अब वो फाइनली उन्होंने बोल दिया कि वो डाइवोर्स चाहते हैं। अब बाद में आते आते सुष्मिता घोष को ये पता लगता है कि उनके पति भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं और वो भी दूसरी शादी करना चाहते हैं या कर चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, शादी जो है वो एक बहुत ही पवित्र बंधन है और ये फाउंडिंग बेस बनाता है किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी का। लेकिन इन लोगों ने, जैसा कि हमने देखा, शादी को एक मजाक भर बना के रख दिया अपने स्वार्थ के लिए। अब रिट पिटीशन हम जो है अपने मौलिक अधिकारों का हनन होने पे 2 केसेस में फाइल कर सकते हैं, 2 अलग अलग जगह फाइल कर सकते हैं। और इसका जो है वर्णन हमारे संविधान में दिया गया है। आर्टिकल 32 जो है, आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एनफोर्स करता है हमारे मौलिक अधिकारों को। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं और अपने मौलिक अधिकारों की मांग कर सकते हैं। आर्टिकल 32 के अंडर 5 तरह की रिट जो है, 5 तरह की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है उनके लिए। वो एक अलग टॉपिक है, हम कभी बाद में देखेंगे। अब आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हम लोग रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में। किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट अपने एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में मौलिक अधिकारों का हनन होने पे भी 5 तरह की अलग अलग रिट जारी कर सकता है। वो हम किसी और लेक्चर में देखेंगे। अभी हम फोकस रहते हैं इसी केस पर। बस ये रिट पिटीशन जो है इन लोगों ने फाइल की थी, बार बार रिट का नाम आ रहा था, तो आपको बता दूं कि ये रिट पिटीशन क्या होता है। अब पार्लियामेंट ने जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात हुई थी 1954 में। ये वो दौर था जब संविधान के अनुसार अलग अलग कानून बनाए जा रहे थे हमारे देश को एक संवैधानिक ढांचा देने के लिए। इस समय जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात हुई तो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका यह मानना था कि हमारा देश अभी भी तैयार नहीं है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। अब ऐसे में क्या किया जाए। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लाना नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि हमारा देश तैयार नहीं है, देश की जनता अभी इसके लिए तैयार नहीं है, वो इस चीज़ को फेस नहीं कर पाएंगे। तो उन लोगों ने अप्रोक्सीमेट 80% पॉपुलेशन को, तब की 80% पॉपुलेशन को जो है वो हिंदू सिविल कोड के अंडर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड में ले आए। इसके लिए उन्होंने कुछ कानून बनाए। उनमें थे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डनशिप एक्ट 1956 एंड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इसके अकॉर्डिंग जो हिंदू हैं उसकी डेफिनेशन में हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिज्म जो है उनको कवर किया गया था। अब यहाँ पर प्रोविज़न है कि कैसे शादियाँ होंगी, कैसे बच्चे को अडॉप्ट करना है और परिवार से रिलेटेड जो है प्रॉपर्टी जायदाद किन किन में बटेगी, लड़के और लड़की में बराबर बटेगी वगैरह वगैरह, इस सब में बताया गया है। तो ऐसा करके इन लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात को थोड़े टाइम के लिए आगे टाल दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, हेल्ड दैट द फर्स्ट मैरिज वुड हैव टू बी डिसॉल्व्ड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955. द मैन्स फर्स्ट मैरिज वुड देयरफॉर स्टिल बी वैलिड अंडर हिंदू लॉ. His second marriage, solemnized after his conversion, would be illegal under section 494 of Indian Penal Code 1860. अब इसी जजमेंट को कंटिन्यू करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आगे बोला कि सरला मुदगल जजमेंट हैज इशूड नो डायरेक्शंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिविल कोड. यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी डायरेक्शन इशू नहीं की यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए. लेकिन जस्टिस कुलदीप सिंह जो है उन्होंने एक रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट से कि इस मैटर में देखे और आर्टिकल 44 को देखे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि इंडिया में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए.
और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आर्टिकल 44 में की गई है, जो कि आता है डीपीएसपी के अंडर। ये एनफोर्सेबल नहीं है, ये सरकार के ऊपर है कि सरकार इस पे कानून बनाए या ना बनाए। जस्टिस कुलदीप सिंह ने रिक्वेस्ट की कि आर्टिकल 44 को देखे और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश करे। हालांकि उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्शन नहीं दी। अब देखते हैं कि आज हम इस केस को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। अभी हाल ही की बात है, इंडियन एक्सप्रेस का एक ये आर्टिकल है, इसमें लिखा गया है कि यूपी क्लियर्स लव जिहाद लो 10 ईयर जेल कैंसलिंग मैरिज इफ फॉर कन्वर्जन। अब शादी के लिए इस्लाम में कन्वर्जन किया गया है तो शादी को कैंसिल करना और 10 साल की जेल जो है, ऐसे कुछ कानून बनाए गए हैं यूपी में। ये सीधा सीधा माइलस्टोन वही दिखाता है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी कंट्री में होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग पूरी पॉपुलेशन को गवर्न किया जाएगा एक सिंगल लॉ के तहत। मेरा मानना है कि ऐसा होना चाहिए, देश में यूनिटी होनी चाहिए, सबको बराबर नजरिए से देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार के लिए कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई जैन है, कोई ईसाई है, कोई पारसी है, ऐसा ना देख के एक भारतीय को भारतीय की नज़र से देखा जाना चाहिए, और उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की रिक्वायरमेंट है। आप लोगों का क्या मानना है मुझे कमेंट में बताएं। और इस लेक्चर में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। धन्यवाद। Panda. I got broads in Atlanta, just to the lean the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band.